न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेमसाय सिंह जी न्यूज 24 में। आज आगाज किया है न्यूज 24 ने, एक और कदम बढ़ाया खबरों की दुनिया में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति की ओर और दोनों प्रदेशों की खबरों की ओर। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद श्रद्धा जी। आज तो बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रि का भी आज शुरुआत है, तो उसके भी आप सब पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज आपके जनता के लिए जो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को समर्पित किया जा रहा है, इसके लिए आपकी दिल्ली टीम को, आपकी मध्य प्रदेश टीम को, आपकी छत्तीसगढ़ टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो न्यूज़ ये अपनी जिम्मेदारी खूबी से निभाएगा और जनता और सरकार के बीच जनता की आवाज़ बनकर सामने उभरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मेरे सवाल सबसे पहले, क्योंकि कोरोना चल रहा है और छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं हर कोई जानता है, इस सब के बीच कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि बोर्ड्स के एग्जाम बहुत नज़दीक थे, अभी 15 अप्रैल से बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होने वाले थे, उनको स्थगित कर दिया गया है। आगे के बारे में क्या कुछ सोचा है सर? देखिए, कोरोना की जो वैश्विक महामारी है ये सभी प्रदेशों में है, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी की कार्य योजना से सब जगह नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और 10वीं और 12वीं की हम लोगों ने बोर्ड की जो कि परीक्षा थी, बोर्ड परीक्षा का संचालन हम लोगों ने करने के लिए डेट तय किए थे कि अप्रैल के महीने में केवल 10वीं का एग्जाम करने थे। और जो हमारे स्कूल जहां पर बच्चे ने पढ़ाई किया हो, चाहे हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो, वही उसका परीक्षा का केंद्र उसको बन गया था। क्योंकि लेकिन इसमें क्योंकि कोरोना की संक्रमण अधिक बढ़ रहे थे और सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत, माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार करने के उपरांत 10वीं की जो एग्जाम जो 16 तारीख से शुरू होने 16 अप्रैल से जो शुरू होने वाले थे, उसको अभी हम लोगों ने उसको स्थगित किया है। और 12वीं का भी स्थगित उसको नहीं किया है, क्योंकि हमने अगर इसमें कंट्रोल हो पाएगा तो हम मई में उसका एग्जाम ले पाएंगे। अगर कोरोना की अगर संक्रमण अगर जारी रहा तो फिर उसमें एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं सर, तो क्योंकि पिछले साल भी कमोबेश हालात यही थे और पिछले साल भी बच्चों की जो पढ़ाई थी वो काफ़ी हद तक सफ़र हुई, बच्चों को काफ़ी परेशान होना पड़ा। तो क्या इस बार कोई ऐसी स्पेशल रणनीति है जिससे अब इन सारी जो चुनौतियां हैं इनसे निपटा जा सके? खासकर क्योंकि आप स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, खासकर मैं बच्चों की पढ़ाई की बात कर रही हूँ। नहीं, देखिए, बच्चों की पढ़ाई में तो निरंतरता रहनी चाहिए उसमें। अगर मान लीजिए स्कूल अगर नहीं खुलते हैं, अगर लेकिन पढ़ाई में आगे चलता रहे, उसके लिए ऑनलाइन हम लोगों ने जो पढ़ाई तुहर द्वार के नाम से जो ऐप बनाया है, गत वर्ष भी पढ़ाई इसके द्वारा की गई थी जब स्कूल बंद थे। इस साल भी अगर स्कूल बंद रहेंगे कोरोना के कारण, तो हम ऑनलाइन पढ़ाई निरंतरता उसमें बच्चों की पढ़ाई रखेंगे। और इसका अच्छा रिजल्ट भी रहा। हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुहर द्वार इतना अच्छा रहा, इसका आपके नीति आयोग ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी अपने मन की बात में इसका उल्लेख किया। और कई इसमें नवाचार भी उसमें हुए। कई आपका मोटरसाइकिल वाले गुरुजी, कई टीबी वाले गुरुजी, कोई घंटी वाले गुरुजी, कई नामों से। तो टीचरों ने, हमारे शिक्षकों ने कोरोना के संक्रमण काल में भी अपने नवाचार के हिसाब से, नवाचार के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई उन्होंने जारी रखा था। और इस साल भी अगर ऐसी स्थिति रही तो आगे भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। पढ़ाई तुहर द्वारा ये वाकई में एक बड़ा सराहनीय इसे कहा जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और, फीस नियामक समिति भी बनाई गई है, क्योंकि मनमानी फीस जो प्राइवेट स्कूल वसूलते हैं और वो फीस दे पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए भी एक समिति बनाई गई। जी, ये फीस नियामक आयोग समिति बनाई गई है और उसमें निजी विद्यालयों को ही अब उसमें समिति बनाना है। उस समिति में विद्यालय के प्रबंधक रहेंगे, उसके अध्यक्ष रहेंगे
और वहाँ जो पालक हैं उनके उसके मेंबर रहेंगे, क्योंकि पालक और प्रबंधन के बीच ही ये शिकायत रहता है। तो पालक के उसमें कुछ रहेंगे और स्कूल प्रबंधन के लोग रहेंगे। तो उसकी हमने अभी ये कहा है कि अब कहाँ कहाँ इसकी समिति नहीं बनी है। हमने अभी इसका अभी जो उसमें टाइम दिया हुआ है और उसके तहत हम चाहते हैं कि सभी जगह फीस की कमेटी उसमें बन जाए, ताकि जो तय करेगा कि यहाँ की जो सुविधा है, स्कूल का, बसेस की, वहाँ पढ़ाई की स्तर का, लाइब्रेरी का, लैब का, उसके हिसाब से वही समिति तय करेगा कि इसका फीस कितना होना चाहिए। एक अगर मैं सही हूँ तो बुलटू के बोल, ये भी एक छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई, बुलटू के बोल, और वहाँ पर ब्लूटूथ के जरिए जानकारी दी जाएगी। ये एक तैयारी भी की गई है। नहीं, हमने पढ़ाई तुम्हारे द्वार में जो हमने करीब 26 लाख बच्चों को उसमें जोड़ा था और 2 लाख टीचर इसमें जुड़े थे। तो जहाँ ऑनलाइन हो रही थी, जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है, तो वहाँ पर आपके ऑनलाइन पढ़ाई हो जा रही थी। लेकिन जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, खास करके जो इंटीरियर क्षेत्र में, वहाँ पढ़ाई पा रहा, वहाँ हमारे टीचर जाके नया आप अपने हिसाब से नमक कर पढ़ाई कर हो रही थी वहाँ पे, ताकि पारा में हो और उसमें सामाजिक व्यवस्था में किसी के घर में ये जगह पढ़ाई हो रही थी। और उसके अलावा जो जिनके पास मोबाइल कम छोटे मोबाइल हैं, जहाँ पर हम लोग ब्लूटूथ के माध्यम से अपने जो लर्निंग मटेरियल है, जो कोर्स की जो है, उसको हम उसमें ट्रांसफर करके, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती है, जब उसको जरूरत पड़ती है, जब उसको मौका मिलता है, तब वो क्योंकि उसमें ट्रांसफर हुआ रहेगा ब्लूटूथ के माध्यम से, तो वो उसको पढ़ सकता है, सुन सकता है उसको। इसका नाम हम देखें बुलटू का बोल उसको दिए थे। एक और बड़ा अच्छा कदम पंचायतों की सहायता इसमें ली गई और लाउडस्पीकर के जरिए गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये भी शुरू किया गया। जी, जो आपका पढ़ाई तुहर पारा में पारा में, जैसे मैंने कहा कि बरंडा में किसी का बरंडा मिल गया, या किसी का सामाजिक भवन मिल गया, मंदिर का परिसर मिल गया, वहाँ पर पढ़ाई हो रही थी। और उसके अलावा आपके पढ़ाई हो रही थी, और उसके अलावा आपके जो पंचायत के सहयोग से वहाँ पर लाउड स्पीकर के द्वारा मतलब वहाँ पर टीचर हमारे बोल रहे हैं और वहाँ पर उनके बच्चे उसको सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो पढ़ाई तुम्हारे द्वार और आपका ऑनलाइन पढ़ाई में हम लोगों ने केवल पढ़ाई ही नहीं किया, पढ़ाई के साथ साथ उनके जो भी डाउट थे उनको भी पूरा किया, उनको होमवर्क दिया। होमवर्क के करने के बाद वापस टीचर को ये यहाँ मिल गया और टीचर ने उसको जांच करके फिर वापस उनको इसके माध्यम से उसको भेजा, ऑनलाइन के माध्यम से उसको। ये तो काफ़ी मतलब पढ़ाई इसमें अच्छा करने का उन्हें प्रयास किया गया। जी, ये तो बात हुई कि जो एक बहुत अच्छे कदम उठाए गए ताकि बच्चे पढ़ सके। अब मैं ज़रा बात करना चाहूँगी, क्योंकि स्कूल खुले और उस समय ये कहा गया था कि भाई पेरेंट्स ने कहा कि स्कूल खोले जाएं, इसलिए स्कूल खोले हैं। स्कूल खोलने के बाद, मैं आपसे तकरीबन 1-1.5 महीने पुरानी बात कर रही हूँ सर, स्कूल खोलने के बाद अचानक कोरोना बम भी देखने को मिला, वो फूटा, कहीं बच्चे पॉजिटिव, कहीं शिक्षक पॉजिटिव। अभी की भी मैं बात कर रही हूँ तो कई जगह ऐसे जहां शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं। नहीं, उसमें हम लोगों ने ये कहा कि क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो ठीक है, वो तो हो रहा था, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत उसमें अंतर होता है। उसमें बच्चों के हाव भाव, बच्चों की उसमें क्या पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, रूबरू उसमें होते हैं। तो हम लोग ने कहा कि छोटे बच्चे चूंकि बहुत छोटे होते हैं और सबकी जिंदगी सबसे प्यारी होती है, और हम लोग कहा कि भाई कि हमारी पढ़ाई से भी ज़्यादा हमारे बच्चों की जिंदगी आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो बड़े बच्चे हैं 9th, 10th, 11th, 12th, इनको हम लोगों ने शुरुआत करते हैं। बाकी राज्यों ने भी ऐसी शुरुआत किया था कि बड़े बच्चों के स्कूल और जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को खोल दिया जाए। तो हम लोगों ने उसका शुरुआत किया कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को खोल दिया जाए, ताकि उसमें प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम थे और उनको प्रैक्टिकल का एग्जाम, तो प्रैक्टिकल में तो आना ही पड़ता था स्कूल, तो वहाँ पर वो लोग प्रैक्टिकल के लिए आ भी सकते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा हुई भी, लेकिन उसके बाद अचानक जो कोरोना के संक्रमण बढ़े, तो फिर सभी राज्यों ने उसको किया, बंद किया, और अपने यहाँ भी कई टीचर उसमें प्रभावित हो गए। उसके बाद जो लगातार
उसके बाद लगातार जो केसेस सामने आए, बहुत सारे स्कूल की 9 शिक्षक पॉजिटिव, बच्चे पॉजिटिव, कहीं 19 शिक्षक और बच्चे पॉजिटिव, ये तमाम खबरें आई, तो एक रिस्क नहीं था ये? नहीं, हम लोगों ने कहा था कि जब हम स्कूल खोलेंगे तो कोविड-19 का पूरे जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करेंगे, पूरा मास्क लगा के आएंगे। जिनको भी लगता है कि सर्दी खांसी है वो उसको आने के लिए मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह पॉजिटिव मिले, कई परिसर में मिले, कई टीचर मिले, कई बच्चों में मिले। जब ये आना शुरू हो गया तो एक लोगों के सुझाव आना कि नहीं अब स्कूल को बंद करना चाहिए। तो इसमें फिर निर्णय लिया गया कि नहीं अब स्कूल को जो चल रहा है उसको बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत हमारे टीचर भी, कई हमारे बच्चे भी इसमें प्रभावित हुए। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की आप बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कितनी तस्वीरें सर ऐसी सामने आती हैं जिसको देखकर लगता है कि कोरोना शायद है ही नहीं, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क, ना सैनिटाइजर, लोगों की बाजारों में भीड़, वो तमाम चीजें बार बार दिखाई देती हैं। सरकार कैसे इन चुनौतियों से निपट रही है? अब देखिए, सरकार ने तो गाइडलाइन जारी किया है और हर अधिकारी को भी ये कहा गया है कि आप वहां जाके देखिए, लेकिन अब इतने सारे स्कूल, अब 45 लाख करीब, 45,000 करीब स्कूल हैं, करीब 45,000 करीब हमारे स्कूल हैं। अब सब जगह तो पहुंच ही नहीं सकते इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रयास किया जा रहा है कि कोविड जो 19 है उसके गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाए। और जो भी बच्चे इसमें, चाहे टीचर स्वयं के भी, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें बचाव ही इसमें इसका इलाज है। अगर खुद हम सोचें कि हम मास्क लगा के वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे दूरी बना के रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं इसमें कहीं गलती कमी बचाव ही इसका एक इलाज है, एक उपाय है, जैसा कि आपने भी कहा। अब मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी सरकार है तो आपसे सवाल पूछना तो मेरा जरूर बनता है। ये मैनपाट महोत्सव आपको याद होगा, उस समय आप ही की सरकार की तरफ से ये बयान भी आया था कि लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है। क्रिकेट मैच हुआ वहां पर, इनफैक्ट अगर मैं महिला दिवस की बात करूं तो खुद मुफ्त में टिकट बांटे गए, और फिर जब क्रिकेट मैच हो गया तो पता चला कि वहां पर जो क्रिकेटर्स मौजूद थे वो पॉजिटिव निकले हैं, सचिन तेंदुलकर पॉजिटिव निकले जो वो वहां पर मौजूद थे। तो क्या ये एक लापरवाही सरकार की तरफ से नहीं हुई? नहीं, इसको लापरवाही तो नहीं कह सकते इसको। देखिए कि जिस समय क्रिकेट का मैच हुआ उसमें बहुत यहाँ पे केसेस थे, ये तो केसेस तो अब उसके बाद बढ़े हैं। और आज का आईपीएल नहीं हो रहा, आज आपके कई जगह क्रिकेट मैच हो रहे हैं, क्या आईपीएल नहीं हो रहा है? वो तो हो रहा है, लेकिन जिस समय यहाँ क्रिकेट का मैच हुआ उसमें ऐसी स्थिति नहीं थी, बहुत कम लोग थे और ये बिल्कुल कंट्रोल में था। वो तो अचानक जब आपके होली का त्यौहार आ गया, कई जो बाहर गए वापस यहाँ आना शुरू हो गए। कई लोगों ने ये बात छुपाई कि अब कहीं से बाहर से आए और अपना घर में चले गए, तो इन कारणों से दिक्कत हुआ ना। ऐसे में ये जो चलिए, आपका कहना है कि ये तब नहीं था कोरोना, तब इतने केसेस नहीं थे, उसके बाद होली के बाद से ये केसेस बढ़ने शुरू हुए। विपक्ष की मैं बात करूं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया कि मैच की क्या जरूरत थी, और उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुजरात में जो मैच था उसमें लोग नहीं थे, उसमें जनता नहीं जा रही थी। तो ये बात पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी आई। अब पूर्व मुख्यमंत्री जी तो खुदे आपको कहाँ आप गए थे यहाँ पे, वो तो आपका कितना उन लोगों ने, देखिए इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए कोरोना के कारण में। कोरोना के बचाव के लिए तो सबको एक होकर और कैसे इसको हम नियंत्रित करें, इस बारे में बात होना चाहिए। एक दूसरे की इसमें अगर आलोचना करें कि नहीं एक कमी रह गई, तो बहुत सारे आलोचना करने के बहुत सारे आपका पॉइंट मिलेंगे आपको, जैसा मैं देख रहे हैं। लेकिन सरकार जितना संभव हो सकता है उतना उसमें कर रहा है। अगर हम देखें कि पैसे की कमी उसमें आती है, उसमें व्यवस्था करना पड़ता। अगर हम ये कहें कि आप जीएसटी का जो हमारा पैसा है 24,000 करोड़, वो अगर हम दे दें तो हम बेहतर उसको करते हैं, सारी योजनाओं का हम अच्छा संचालन कर सकते हैं। ये इसका हल निकलेगा? बार बार सरकार कहती है हमारा जीएसटी का पैसा, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिस पर विपक्ष यानी कि नहीं तो क्यों नहीं, तो इसमें रमन से क्यों नहीं पहल करते हैं इसमें?
कि पैसा मिले तो अपने अगर क्या सरकार को इसका कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि विपक्ष जब भी हमलावर होता है तो सरकार का कहना है, चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे वो आपने कहा जीएसटी के पैसों का मुद्दा हो, क्या इसका कोई हल नजर आता है? बार बार मुख्यमंत्री दिल्ली भी जाते हैं लेकिन कोई हल निकल तो नहीं पाता है। नहीं, लेकिन प्रयास तो हम करें। हम अपनी जो चीज़ें हमारी है या जो हमको हमारा जो हक है जो मिलना चाहिए, जो आपके जो जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत हमको जो मिलना चाहिए वो हम मांग कर रहे हैं। हम अलग अलग से कोई तो मांग नहीं कर रहे हैं। और हम अपने प्रदेश की भलाई के लिए मांग कर रहे हैं, यहाँ के डेवलपमेंट हो, यहाँ की जो बहुत सी जो दिक्कतें हैं वो परेशानी उसको दूर करने के हम लोग उस पैसे से प्रयास करेंगे। तो उसमें क्यों नहीं दे रहे हैं उसमें? और इसमें हमारे जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, उनकी सरकार वहाँ दिल्ली में है, वहाँ जाके ये बात क्यों नहीं करते हैं? क्या यहाँ की जो विपक्ष में है उनकी किसान नहीं है? उनके या इस प्रदेश के जो किसान हैं क्या उनके लोग नहीं है? तो इस बारे में क्यों जाके बात करते हैं? अच्छा, सरकार के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, एक तो व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। मेकार अस्पताल की मैं बात करूं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जो हालात इस समय प्रदेश में और पूरे देश में बने हुए हैं, ऐसे में इन जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल पे जाना सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। कैसे सरकार अब टैकल करेगी और कैसे इन जूनियर डॉक्टर्स को मनाएगी और फिर कैसे व्यवस्थाएं करेगी अपनी मजबूत? देखिए, जितनी हमारी व्यवस्था पहले थी, काफ़ी हम लोगों ने बेड भी बढ़ाने का प्रयास किया है। और चाहे ऑक्सीजनेटेड बेड हो, उसकी वेंटिलेटर की बेड हो, उसकी बाकी जनरल बेड हो, उसमें हमने जो 6,000 करीब बेड था उसको हम 14,000 करने की हम लोग प्रयास का उसमें कर रहे हैं। जहाँ तक जो जूनियर डॉक्टर की हड़ताल पर जाने की बात हुई, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और कि इस प्रकार की जो ऐसी समय में इस प्रकार की ऐसे नहीं होना चाहिए। और चूंकि जो हमारे जो डॉक्टर हैं, उन्हीं का जो फ्रंट लाइन हमारा जो काम है कोरोना के लिए, उन्हीं को सब सेवाएं देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर डॉक्टर्स ही हड़ताल पर इस समय पर बैठ गए तो फिर किसकी तरफ मरीज देखेगा, किससे आस लगाएगा? एक और बात, इन डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात की है और उनका कहना है कि राज्यपाल इसमें कुछ संज्ञान ले क्योंकि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है छत्तीसगढ़ में। नहीं, जो समस्याएं हैं दुरुस्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम साहब लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कल वर्चुअल मीटिंग हुई थी, सभी समाज के लोगों को, सभी हमारे अधिकारी लोगों को, सभी को समन्वित करके, और जो सहयोग हो सकता है हम लोगों ने देखा। आपको ख्याल होगा कि 2021 में जब कोरोना यहाँ पे आया था तो सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है। किसी ने खाने की व्यवस्था की, किसी ने चप्पल की व्यवस्था की, किसी ने रहने की व्यवस्था की। सब लोगों ने, जो बाहर के लोग भी आए थे, जो बाहर प्रदेश के लोग भी आए थे, उनका भी काफ़ी यहाँ पर सेवाएं की हैं। और वही अपील हम कल सीएम साहब ने कहा है कि जो सभी को इसमें आगे आकर और अधिक से अधिक इसमें सहयोग करना चाहिए, आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहिए, और क्या उसकी कमी है उसको भी दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जी, शिक्षा की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो छत्तीसगढ़ में जनरल प्रमोशन जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनको दिया गया। हालांकि कुछ स्कूल्स ने उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया क्योंकि फीस नहीं भरी हुई थी, तो जिन बच्चों ने की फीस नहीं आई थी, इस पर भी एक कड़े तौर पर सख्त लहजे में कहा सरकार ने कि आपको जनरल प्रमोशन करना होगा। लेकिन ये जो महामारी इस समय चल रही है और अगर मई में भी 10th या 12th के एग्जाम्स नहीं हो पाते हैं तो क्या कोई दूसरा प्लान बी तैयार है सरकार के पास? नहीं, देखिए, अब चूंकि बच्चों की संख्या इतनी अधिक रहती है और सबका अगर एग्जाम लें तो कितने लोग कहाँ पे आ पाएंगे, और जैसा कोरोना का संक्रमण है, ऐसी स्थिति को देखते हुए तो जनरल प्रमोशन ही एक ऐसा था कि हम प्रमोट कर दें, उसको अगली कक्षा में बैठने के लिए परमिशन दे दें ताकि बच्चे अब सुरक्षित रहें। सुरक्षा देना हमारा पहला हमारा कर्तव्य था। इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी यही कहा गया कि पहली से लेकर 8वीं तक किसी प्रकार के एग्जाम नहीं होने चाहिए। तो उस संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।